गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने स्टडी किया था यानी लास्ट लेक्चर में वीडियो में कि एसी सर्किट हैविंग एलसीआर इन सीरीज कॉम्बिनेशन के एसी सर्किट है जिसमें आपका इंडक्टर भी है, कैपेसिटर भी और रेजिस्टर भी, और तीनों किसमें आपके सीरीज कॉम्बिनेशन में है। तो वहाँ पे वोल्टेज थी हमारी वी नॉट साइन ओमेगा टी, करंट आ था आपका आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, इम्पीडेंस थी आपकी एक्सएल माइनस एक्स सी का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अंडर द रूट, और टेंजेंट फाई आ था आपका एक्सएल माइनस एक्स सी बाई आर। अब इसके स्पेशल केस पढ़ेंगे। फर्स्ट लिया है हमने, अगर सर्किट में केवल क्या हो, प्योर इंडक्टर हो, अगर प्योर इंडक्टर होगा तो रेजिस्टर और कैपेसिटर वाली वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, जीरो हो जाएगी, एक्स सी भी जीरो, आर भी जीरो। Therefore, impedance is given by या will become, therefore impedance will become कितनी हो जाएगी impedance में, Z इक्वल एक्स एल माइनस जीरो का स्केल एक्स सी की जगह भी जीरो, आर की जगह भी जीरो, इक्वल क्या रह जाएगा, एक्स एल का स्क्वायर बन जाएगा कि उस स्क्वायर से रूट कैंसल, तो जेड आपकी किसके इक्वल हो जाएगी, एक्स एल की। देन इंपीडेंस ऑफ सर्किट बिकम्स इक्वल टू द इंडक्टिव रिएक्टेंस। सेकंड फिर आपका फेज डिफरेंस निकालेंगे। नाउ फेज डिफरेंस इज गिवन बाय या विल बी कितना है आपका, टेंजेंट फाइव एक्सएल माइनस एक्स सी की जगह जीरो, आर की जगह भी जीरो, यानी ये हो गया आपका टेंजेंट फाइव इक्वल एक्स एल बाई जीरो, और समथिंग बाई जीरो क्या आ जाएगा आपका, इनफाइनाइट। और टेंजेंट की वैल्यू कितने एंगल पे इनफाइनाइट होती है आपकी, when फाइव इक्वल पाई बाई टू, जब फाइव किसके इक्वल होगा आपका, पाई बाई टू के इक्वल होगा, यानी फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा आपका, पाई बाई टू। वोल्टेज आगे होगी कितने फेज में, पाई बाई टू में। तो अगर आपका प्योर कैपेसिटर क्या लिखा है कि प्योर कैपेसिटर है, तो आपका एक्स एल जीरो हो जाएगा, आर जीरो हो जाएगा। प्योर रेजिस्टर होगा केवल, तो एक्सएल भी जीरो, एक्स सी भी जीरो, इसके अकॉर्डिंग निकाल लेंगे जैसे हमने अलग अलग केस किए थे, प्योर कैपेसिटर की, रेजिस्टर की और प्योर इंडक्टर की। आपके नेक्स्ट है फिर आपका तीनों है, एक्स भी, एल भी है, सी भी है और आर भी है, लेकिन एक्सएल की वैल्यू किसके इक्वल है, एक्स सी की। देन इंपीडेंस ऑफ सर्किट will be, तो इंपीडेंस कितनी हो जाएगी आपकी, Z इक्वल एक्सएल माइनस एक्ससी, तो एक्ससी की जगह भी क्या हो जाएगा आपका, एक्सएल, या एक्सएल को एक्ससी लिख लो प्लस आर स्क्वायर। अब ये वैल्यू आपकी जीरो हो जाएगी, तो ये आ गया आपका जीरो का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। Z इक्वल रूट ऑफ आर स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसल, तो इंपीडेंस आपकी किसके इक्वल हो जाएगी, रेजिस्टेंस की। तो दिस इंपीडेंस विल बी मिनिमम, ये इंपीडेंस क्या होगी, मिनिमम होगी, कम से कम होगी। सो therefore current will be maximum, करंट क्या होगा, मैक्सिमम होगा। क्यों होगा, एज आई इक्वल वी बाई जेड, इंपीडेंस मिनिमम तो करंट क्या होगा आपका, मैक्सिमम हो जाएगा। और ऐसे सर्किट को हम क्या कहते हैं, जिसमें तीनों एल सी और आर सीरीज कॉम्बिनेशन में और करंट की वैल्यू मैक्सिमम होगी,
तो उस सर्किट को हम क्या कहते हैं, एसी रेजोनेंट सर्किट। नाउ फेज डिफरेंस विल बी, फेज डिफरेंस क्या हो जाएगा, या विल बिकम टेंजेंट फाई इक्वल एक्सएल कितना आपका 0, एक्सी सॉरी एक्सएल एक्सी के इक्वल, तो एक्सएल माइनस एक्सी, एक्सएल इनपुट कर देंगे, एक्सी की जगह वी बाई आर, टेंजेंट फाई इक्वल 0 बाई आर, 0 बाई समथिंग आपका हो गया ये 0, तो फाई कितना आ जाएगा आपका 0 डिग्री, यानी करंट और वोल्टेज दोनों किस में होंगे, आपके सेम फेज में होंगे आप। तो ये थे आपके स्पेशल केस ऑफ द एलसीआर सर्किट। तो नेक्स्ट है बेटा हमारा एसी रेजोनेंट सर्किट। एसी रेजोनेंट सर्किट किसको कहेंगे हम, जिसमें इंडक्टर, कैपेसिटर और रेजिस्टर तीनों हो सीरीज कॉम्बिनेशन में, और करंट की वैल्यू क्या होगा आपकी मैक्सिमम। उस एसी सर्किट को हम क्या कहेंगे, एसी रेजोनेंट सर्किट कहेंगे। और करंट मैक्सिमम कब होगा आपका, जब इंपीडेंस मिनिमम हो, और इंपीडेंस मिनिमम कब होगी आपकी, जब आपका एक्सएल किसके इक्वल था, एक्सी के, ये पढ़ा था हमने स्पेशल केस ऑफ एलसीआर में। और जब एक्सएल आपकी एक्सी के बराबर होगी तो मिनिमम इंपीडेंस कितनी आएगी आपकी, आर के इक्वल आएगी, रेजिस्टेंस होगा सर्किट। तो कंडीशन फॉर रेजोनेंस क्या हो जाएगी आपकी, दिस इज द कंडीशन फॉर रेजोनेंस के एक्सएल किसके इक्वल होना चाहिए आपका, एक्सएल सी के इक्वल। अब हमने निकाली है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, क्योंकि करंट मैक्सिमम है तो कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी भी होगी एसी सोर्स की, तो वो हमने फ्रीक्वेंसी बतानी है, वो कितनी होगी जिस पे करंट मैक्सिमम होगा, और उस फ्रीक्वेंसी को हम किसका नाम देते हैं, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का नाम देंगे हम। अब उसको निकालते हैं, लेटस नेक्स्ट बेटा आपका रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सर्किट। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्या हुई आपकी, इट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सोर्स। इसकी फ्रीक्वेंसी है ये आपकी एसी सोर्स की फ्रीक्वेंसी है, कब, जब करंट फ्लोइंग क्या होगा सर्किट में से मैक्सिमम होगा, उसको हम क्या कहेंगे, फ्रीक्वेंसी को रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। अब हमें पता है करंट मैक्सिमम किस कंडीशन पे है, जब एक्सएल किसके इक्वल है आपका, एक्स सी के, एक्स एल की वैल्यू पुट कर दो, एक्सएल आपका ओमेगा एल के, तो यहाँ पे रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है तो ओमेगा को ओमेगा नॉट से शो करेंगे, और ये आपका 1 बाई ओमेगा सी होता है, तो यहाँ भी ओमेगा की जगह आपका ओमेगा नॉट। अब आ जाएगा आपका ओमेगा नॉट स्क्वायर, इसको यहाँ ले आओ, ओमेगा इक्वल 1 बाई एल सी, तो यहां से ओमेगा नॉट क्या हो जाएगा आपका 1 बाई रूट एल सी। एक तो ये रिलेशन भी दे सकते हैं आपको एमसीक्यू में कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इक्वल टू दिस, ये आपकी एंगुलर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है। दूसरा आगे ओमेगा नॉट किसके इक्वल होता है आपका, या ओमेगा किसके इक्वल होता है 2 पाई न्यू के, एच ओमेगा इक्वल 2 पाई न्यू। सो तो ओमेगा नॉट को हम क्या ले लेंगे 2 पाई न्यू नॉट। अगर एंगुलर फ्रीक्वेंसी आपकी ओमेगा नॉट है यानी रेजोनेट, तो रोटेशनल भी क्या होगी रेजोनेट होगी आपकी, तो देयरफॉर 2 पाई न्यू नॉट क्या हो जाएगा आपका 1 बाई रूट एल सी, और न्यू नॉट आ गया आपका 1 बाई 2 पाई रूट एल सी। This is the resonant frequency. This is the resonant frequency of AC circuit at which current will be maximum, जिस पे करंट की वैल्यू क्या होगी आपकी मैक्सिमम होगी आपकी।
अगर एमसीक्यू क्वेश्चन में आपसे रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पूछ ली और ये फार्मूला भी लिखा हुआ है आपका, ये भी लिखा हुआ है, तो आपने ये ऑप्शन लगाना है। और अगर आपको केवल ये फार्मूला दे रखा है तो आपने ये ऑप्शन लगाना है। और दोनों दे दिया आपको, और आंसर में बोथ दे दिया, ए में ये दे दिया, बी में ये दे दिया, सी में दे दिया नन ऑफ दिस, और डी में दे दिया आपका बोथ ए एंड बी, तो आप बोथ ए एंड बी लिख सकते हो वहां पर। तो ये था आपका रेजोनेंस सर्किट के बारे में। अब बेटा आपका एसी रेजोनेंस कर्व। एसी रेजोनेंस कर्व क्या है आपका? इट इज द ग्राफिकल रिलेशनशिप या फिर ग्राफ। किसके बीच में ग्राफ है ये आपका? एसी करंट में एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द एसी सर्किट। एसी सर्किट की फ्रीक्वेंसी में ग्राफ है ये आपका। कौन सा एसी सर्किट? जिसमें तीनों है, इंडक्टर भी, कैपेसिटर भी और रेजिस्टर भी सीरीज में। तो ग्राफ आपका आता है इस टाइप से। तो देखो ये क्या है आपका? मैक्सिमम करंट है यहाँ पे, यानी आई नॉट है ये आपका यहाँ पे। तो करंट आपका जो मैक्सिमम होगा उसके लिए फ्रीक्वेंसी ये हो जाएगी। इस फ्रीक्वेंसी को हम क्या कहते हैं? रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। तो रेजोनेंट पे करंट क्या है आपका? मैक्सिमम। लेकिन अगर इसके दोनों साइड में देखें, रेजोनेंट के लेफ्ट में आई या राइट में, तो करंट की वैल्यू क्या होगी? डिक्रीज होती जाएगी। और लेफ्ट और किसी एक पार्टिकुलर वैल्यू के लिए तो छोटा कर लेते हैं इसमें। कोई ये वैल्यू ले ली हमने करंट की, लेट I1 ले ली हमने, यहां भी I1 शो कर देते हैं पार्टिकुलर वैल्यू। अब करंट की ये वैल्यू आपकी किस पे मिलेगी? आपको इसको बढ़ा दो आगे स्ट्रेट, यानी y एक्सिस के परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे एक आपको फ्रीक्वेंसी मिली, इस फ्रीक्वेंसी पे भी करंट की वैल्यू इतनी ही है। और इस फ्रीक्वेंसी पे भी करंट की वैल्यू क्या है? उतनी ही है। इसको थोड़ा अच्छी तरह दिखा दो ताकि बीच में दिखाई दे, ये सेंटर में। ये ओमेगा नॉट थी आपकी। तो इस ओमेगा 1 पे भी करंट I1 है आपका, ओमेगा 2 पे भी करंट क्या है आपका? I1 है। यानी दो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू के लिए आपका करंट की कोई पार्टिकुलर वैल्यू होगी आपकी। और ये फ्रीक्वेंसी आपकी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से जितनी डिस्टेंस पे लेफ्ट में है उतनी ही डिस्टेंस पे क्या होगी? आपकी राइट में होगी। लेफ्ट अगर ये आपका गैप डेल्टा ओमेगा है तो ये गैप भी कितना होगा आपका? डेल्टा ओमेगा होगा आपका। और जिन पे करंट की वैल्यू सेम है आपकी, इनको हम यहाँ पे पावर भी सेम मिलेगी हमने एसी सर्किट की, तो इनको हम हाफ पावर पॉइंट भी कहते हैं। दीज आर दी हाफ पावर पॉइंट। तो इस ग्राफ में अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं इस ग्राफ पे। द फ्रीक्वेंसी गैप, इसको हमने P का नाम ले लिया, इसको Q का, between two half power points, between two half power points as P and Q is called बैंडविड्थ कहेंगे इसको। इसे क्या कहेंगे हम?
बैंडविड्थ। देयरफॉर तो बैंडविड्थ जो है आपकी, इसको शो करेंगे हम, फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस ले लो ω2 माइनस ω1, तो ये आ जाएगी आपकी ω2 तो कितनी होगी, ω0 प्लस डेल्टा ओमेगा। ω2 है यहाँ पे आपकी ω0 प्लस डेल्टा ओमेगा, और ω1 क्या है, इतनी ही कम हो जाएगी डेल्टा ओमेगा, ω0 माइनस डेल्टा ओमेगा। यह आ गया आपका ω0 प्लस डेल्टा ओमेगा माइनस ω0 माइनस डेल्टा ओमेगा। तो यह आ गई आपकी बैंडविड्थ ω0 प्लस डेल्टा ओमेगा। साइन चेंज हो जाएंगे इनके आपके, तो साइन चेंज होके ये क्या बन जाएगी आपके पास, माइनस का ω0 प्लस का डेल्टा ओमेगा। ω0 से ω0 कैंसिल, ये आ गया आपका 2 डेल्टा ओमेगा। तो बैंडविड्थ कितनी आ गई आपकी, 2 डेल्टा ओमेगा। सेकंड है अब आपका, जितनी ज्यादा बैंडविड्थ होगी ये ग्राफ उतना ही फ्लैट होता जाएगा, यानी शार्पनेस कम होगी, और अगर बैंडविड्थ कम होगी तो शार्पनेस क्या होगी आपकी, ज्यादा। The AC resonance, the sharpness of curve, the sharpness of graph या फिर curve will be more when bandwidth is smaller या less and vice versa। यानी जो शार्पनेस है ग्राफ की आपकी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी किसके, बैंडविड्थ के। और बैंडविड्थ कितनी है आपकी, 2 डेल्टा ओमेगा है बैंडविड्थ का। तो इसमें हम 2 ग्राफ बना के दिखा सकते हैं शार्पनेस के लिए। अब यहां से देखते हैं, अब इस ग्राफ में बैंडविड्थ क्या है आपकी, कम है, तो इसकी शार्पनेस क्या है, ज्यादा। शार्पनेस का मतलब हाइट से नहीं है, एक तो कोई चीज फ्लैट हो आपकी, एक नुकीली हो, उसको शार्प बोलते हैं। अब यहाँ पे बैंडविड्थ क्या है, ज्यादा है, तो शार्पनेस ग्राफ यानी फ्लैट है, तो इसकी शार्पनेस क्या है, कम है। यानी बैंडविड्थ ज्यादा होगी तो शार्पनेस कम होगी, और शार्पनेस और बैंडविड्थ कम होगी तो शार्पनेस ज्यादा। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू बेटा, एंड हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू।